So good morning again. Last class में हम हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे. We discussed 3 हार्मोन्स and we are continuing with the same chart. अब लिखो नंबर 4. फोर्थ हार्मोन लिखोगे सिक्रेटिन. इसका सोर्स भी सेम है, ड्यूडेनम. तो देखो एक बार फिर से सिक्रेटिन का काम है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रोकता है. तो देख रहे हो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकने वाले तीन हो गए, एंटेरोगैस्ट्रॉन, जीआईपी और अब ये सिक्रेटिन. जबकि करवाने वाला सिर्फ एक था, गैस्ट्रिन. तो सिक्रेटिन का एक काम है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रोकना. और दूसरा याद आ रहा मैंने लिखाया था, पेनक्रियाज के सिक्रीशन में अगर मुझे सॉल्ट ज्यादा चाहिए तो भी हार्मोन सिक्रेटिन आया था. तो लिखो फंक्शंस में, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, inhibits gastric secretion but stimulates more salts than enzymes, in pancreatic juice. But stimulates more salts than enzymes in pancreatic juice. अब लिखो नंबर 5. कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, इसको शॉर्ट में CCK PZ लिखते हैं. कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, CCK PZ. सोर्स सेम, ड्यूडेनम. अब फंक्शन ध्यान से सुनो. कोली जहां भी शब्द आता है इसका मतलब है कि हम गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं. कोलिसिस्टोकाइनिन का काम है ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा के उससे बाइल जूस रिलीज करवाता है. याद रखना है गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाता नहीं है. सो ये जो नाम है CCK, इसका काम है गॉल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज करवाना. और दूसरे वाला नाम याद करो, मैंने पढ़ाया था, हार्मोन पेनक्रियोजाइमिन के कहने पर पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम ज्यादा आएंगे और सॉल्ट थोड़े कम आएंगे. तो अगर पेपर में सिर्फ कोलिसिस्टोकाइनिन लिखा है तो आपको फंक्शन पता है, सिर्फ पेनक्रियोजाइमिन लिखा है तो भी आपको फंक्शन पता है, और शॉर्ट में CCK PZ लिखा है तो भी आप समझ जाओगे. कई बार ना पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, पूछेंगे द फंक्शन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन इज, और ऑप्शन में लिखा होगा इट स्टिमुलेट्स मोर एंजाइम्स देन सॉल्ट्स इन पेनक्रियाटिक जूस. फिर आप कहोगे कि मैम ने तो कहा था कि ये काम पेनक्रियोजाइमिन करेगा और पेपर में तो कोलिसिस्टोकाइनिन ने पूछ लिया. वो ना ऐसा मान के चल रहे हैं कि उन्होंने कोलिसिस्टोकाइनिन लिख के दिया तो आप समझ गए कि पूरा नाम कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन है. तो तब ना उनकी फीलिंग्स को समझ जाना है. वो आपसे पूछना कुछ और चाह रहे थे और अधूरा नाम देकर सोचा उन्होंने कि आप पूरा समझ जाओगे. तो आप स्पेसिफिक बात याद रखना. तो लिखो पहला फंक्शन, 2 फंक्शन लिखोगे. CCK stimulates release of bile juice from gallbladder. CCK stimulates release of bile juice from gallbladder. और फिर PZ
stimulates, PZ stimulates more enzymes than salts in pancreatic juice. More enzymes than salts in pancreatic juice. मैंने आपको इंडिविजुअली लिखा दिया है और बता दिया है, पेपर में अधूरा नाम आ जाए तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, जो जैसा आंसर मिल जाए दोनों आंसर सही होंगे। तो कायदे से दोनों के इंडिविजुअल फंक्शंस आपको अब पता है। फिर लिखो नंबर 6, डुओक्राइनिन। डुओक्राइनिन सोर्स सेम, डिओडेनम। इसका फंक्शन है, ये डिओडेनम के ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो लिखो फंक्शन में, इंड्यूसेस सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, induces secretion of Brunner's gland in submucosa of duodenum. In submucosa of duodenum. फिर लिखो नंबर 7, एंटेरोक्राइनिन। नंबर 7, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन का सोर्स भी है सेम, डिओडेनम। फंक्शन क्या है, याद है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का नाम था क्रिप्स ऑफ लेबरकून, जो बनाते थे सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टिनल जूस। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकून का सिक्रीशन का सिग्नल यही देता है। तो लिख दो फंक्शंस में, इंड्यूसेस द क्रिप्स ऑफ लेबरकून in small intestine. Induces the crypts of Leberkuhn in small intestine. Number 8, vasoactive intestinal peptide. शॉर्ट में इसे कहते हैं VIP, vasoactive intestinal peptide, VIP। सोर्स यही है डिओडेनम। फंक्शन सुनो, ये डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज करता है। डायलेशन का मतलब, अगर ब्लड कैपिलरीज ऐसी हैं तो इनको खींचकर डायलेट कर देगा। डायामीटर देख रहे हो, इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन की जरूरत कहीं पड़ गई है, हमें ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए, देख रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो वहां पर डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज कौन करता है, VIP, वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। तो लिख दो इसके आगे, कॉजेज डायलेशन ऑफ blood capillaries, causes dilation of blood capillaries। लास्ट हार्मोन लिखो, विलिकाइनिन। लास्ट हार्मोन विलिकाइनिन। इसका सोर्स सिर्फ डिओडेनम नहीं है, डिओडेनम जेजुनम सबसे बनता है ये। तो इसके सोर्स में लिख दो स्मॉल इंटेस्टाइन। और देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, लास्ट में आपने पढ़ा है कि जो मीजनस प्लेक्सस है उसके कहने पर मूवमेंट ऑफ विलाई होता था।
तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हुआ। वही मूवमेंट ऑफ विलाई कौन सा हार्मोन भी करवाता है, विलिकाइनिन। तो लिख दो इसके फंक्शन में, causes movement of villi, causes movement of villi। ठीक है, तो ये हमने पूरे किए हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो, अब हमने हार्मोन्स भी पढ़ लिए, हिस्टोलॉजी भी पढ़ ली, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी खत्म, ग्लैंड्स भी पूरे हो गए। अब शुरू करते हैं फाइनली जो चैप्टर था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखो, डाइजेशन का मतलब था ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स insoluble food particles into simple soluble forms। तो यहां पर एक बार डेफिनेशन फिर से लिख देंगे, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स insoluble food, large complex insoluble food into simple soluble food molecules, into simple soluble food molecules। तो देखो, अब बकल कैविटी में डाइजेशन होगा, फिर स्टमक में डाइजेशन होगा, और फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। लेकिन हम अलग अलग फूड आइटम्स का डाइजेशन अलग अलग पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड्स, फैट्स। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए। कंफ्यूज मत होना कि हमने कब डीएनए आरएनए खाया। आपने आलू खाया तो आलू का कोई डीएनए आरएनए तो होता होगा ना अपना भी, उसको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम 4 चीजों का डाइजेशन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मैं हेडिंग डाल रही हूं वैसे ही डालोगे। नंबर 1, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखोगे पहले यहां पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को हम कार्बोहाइड्रेजेस कह देते हैं। एज मतलब एंजाइम, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा वो कार्बोहाइड्रेजेस। अब ये एंजाइम हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर्स को यानी कि पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़कर मोनोसैकेराइड फॉर्म में लेके आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और जो इनके बीच में थोड़े छोटे मोटे टुकड़े हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो लिखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे, the enzymes involved are called carbohydrases। The enzymes involved are called carbohydrases। Next line, these enzymes will convert polysaccharides
and oligosaccharides. These enzymes will convert polysaccharides and oligosaccharides into simplest form, that is monosaccharide. Repeating, these enzymes will convert polysaccharides and oligosaccharides into simplest form, that is monosaccharides. ठीक है, तो अब हम समझेंगे पहले यहां पर, फिर लिखेंगे। अब हम हर कहानी 3 स्टेप में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बकल कैविटी में डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर स्टमक में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंडर भी हम 3 जूसेस पढ़ेंगे, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, अब सुनना मेरी बात पहले, फिर लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिखा बकल कैविटी, तो याद करो बकल कैविटी में जो जूस आया था वो था सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। तो जो हम खाना खा रहे हैं ज्यादातर प्लांट सोर्सेस खा रहे हैं, और प्लांट का रिजर्व फॉर्म ऑफ शुगर क्या होता है? स्टार्च। तो हमने जो स्टार्च खाया और जब हमने उसको चबाया टीथ से, तो सरफेस एरिया बढ़ा और तब सलाइवरी अमाइलेज ने उस पर एक्शन शुरू करा। जब सलाइवरी अमाइलेज ने एक्शन शुरू करा तो उसने स्टार्च को तोड़कर कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। कैसे? पहले देखना सामने। स्टार्च के ऊपर एक्ट किया सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। इसको पीएच चाहिए 6.8 और इसको 2 एक्टिवेटर्स चाहिए थे, Na+ और Cl-। ध्यान देना, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम था टाइलिन। इस टाइलिन को अपने काम के लिए पीएच चाहिए 6.8 और इसको 2 एक्टिवेटर्स चाहिए थे जो हमने पहले भी लिखे थे, Na+ और Cl-। तब ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ के 3 प्रोडक्ट्स बनाएगा। क्या क्या? मैं यहां लिख रही हूं। डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। तो क्या लिखा मैंने? स्टार्च के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन के बाद मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिले, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन। ये 3 प्रोडक्ट मिलके तैयार हो गए। और मैंने देखा सलाइवरी अमाइलेज लगभग टोटल स्टार्च का 30% डाइजेशन करता है। तो अब सब बातें सुनोगे। बकल कैविटी में सबसे पहले खाने को चबाना जरूरी है। चबाने से बढ़ता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाने के बाद सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन शुरू होगा और टाइलिन करीब करीब 30% स्टार्च को तोड़कर 3 प्रोडक्ट्स बनाएगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन। यहाँ एक और चीज मेंशन करते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन। इस एंजाइम को अपने एक्शन के लिए
pH चाहिए 6.8 और 2 एक्टिवेटर्स चाहिए Na+ और Cl-। अब सुनोगे, बहुत सारी बुक्स में आपको स्टेटमेंट मिलेगा अबाउट 30% of total starch is digested in buccal cavity by action of salivary amylase। अब इस स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है ये सुनो। सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये बात सही है, लेकिन खाना बकल कैविटी में इतनी देर नहीं ठहरा कि वो 30% यहीं कंप्लीट हो जाता। बकल कैविटी में सिर्फ 5 से 6% यानी कि 5 to 6% डाइजेशन होता है। जब खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उस बॉल को बोलस कहते हैं, फूड मिक्स्ड विद सलाइवा। बोलस बकल कैविटी से नीचे गया, फैरिंक्स में, ईसोफेगस में, और फिर जाकर बोलस स्टमक में गिरा। जब ये बोलस फैरिंक्स और ईसोफेगस में था तो एंड ऑफ ईसोफेगस में जाने तक 30% डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो 5 to 6% यहाँ हुआ, फिर मान लो 5 to 6% फैरिंक्स में हुआ, और फिर 18 to 20% ईसोफेगस में हुआ। जैसे ही बोलस यानी कि फूड मिक्स्ड विद सलाइवा स्टमक में गिरा, याद करो स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक था, वहां पर HCl था, और उस पीएच पर सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको पीएच कितना चाहिए 6.8। इस वजह से स्टमक में पहुंचकर इसका एक्शन रुक गया, तो एंड ऑफ ईसोफेगस तक ये काम कर रहा था, और तब तक जाकर कितना डाइजेशन पूरा हुआ 30%। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च गेट्स कंप्लीट बकल कैविटी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। बकल कैविटी में नहीं, एंड ऑफ ईसोफेगस तक जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, लिखते हैं अब ये सब। दूसरी एक और बात समझो, ये जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज हैं, ये दोनों डाइमर ऑफ ग्लूकोज हैं। डाइमर ऑफ ग्लूकोज मतलब एक और एक, दो ग्लूकोज अटैच्ड हो तो उसे डाइमर कहते हैं। और ये जो अल्फा डेक्स्ट्रिन है, ये एक छोटी सी चेन है 8-10 ग्लूकोज की, मतलब 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज की चेन है, 8 की 10 की, तो 8-10 ग्लूकोज की चेन को क्या कहते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन। मैं अल्फा ऐसे लिखती हूँ, आप जैसे लिखते हो वैसे लिखना। दैट मीन्स मुझे अभी मोनोसैकेराइड नहीं मिला, या तो मुझे डाइमर मिला है, डाइसैकेराइड मिला है, या मुझे एक छोटी सी चेन मिली है, और मुझे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि मोनोसैकेराइड। ठीक, तो लिखो, आपने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के नीचे 2 पॉइंट लिखे थे, अब लिखो नंबर 1, जैसे जैसे मैं लिखती हूँ, इन बकल कैविटी। नंबर 1, इन बकल कैविटी। देखो, it consists of saliva having enzyme salivary amylase या टाइलिन। It consists of saliva having enzyme salivary amylase या टाइलिन। Next line. Teeth cause chewing of food. Teeth cause chewing of food, and this increases surface area of food, and this increases surface area of food, so that Tylen
can perform better action. So that ptyalin can perform better action. Next, Na plus and Cl minus, स्टार लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट. Na plus and Cl minus function as activator. Na plus and Cl minus function as activator for salivary amylase. Function as activator for salivary amylase. ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन लिख दो. ये पूरा इक्वेशन जैसे मैंने लिखा है, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, आपके पास स्पेस है तो. ये लिखने के बाद माल्टोज के ब्रैकेट में लिखना डाइमर ऑफ ग्लूकोज. यही सेम बात आइसोमाल्टोज के ब्रैकेट में भी सेम, डाइमर ऑफ ग्लूकोज, दोनों के नीचे सेम. और अल्फा डेक्सट्रेंस के नीचे चेन ऑफ 8 to 10 ग्लूकोज. चेन ऑफ 8 से 10 ग्लूकोज. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो अबाउट 30% of total starch. About 30% of total starch is digested by action of salivary amylase. About 30% of total starch is digested by action of salivary amylase. Next line. This enzyme continues its action. This enzyme continues its action till the end of esophagus. This enzyme continues its action till the end of esophagus and gets inactivated after coming in contact with HCl of stomach and gets inactivated after coming in contact with HCl of stomach. Next line. So only 5 to 6%. So only 5 to 6% digestion of starch. So only 5 to 6% digestion of starch occurs in buccal cavity. So only 5 to 6% digestion of starch occurs in buccal cavity. And the total 30% is completed, and the total 30% is completed by the end of esophagus. And the total 30% is completed by the end of
ईसोफेगस। ठीक है, क्लियर हो गई सब बातें? यहीं पर स्टार लगा के एक पॉइंट लिख दो। द फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, द फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। The food mixed with saliva is called bolus, which reaches the stomach. Which reaches the stomach. ठीक है, तो ये हमने खत्म करा नंबर 1 इन बकल कैविटी। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब लिखो नंबर 2 इन स्टमक। नंबर 2 इन स्टमक। तो देखो, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस था वहां पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का कोई एंजाइम नहीं था। याद कर लेना, पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने पढ़ा था। कोई ऐसा एंजाइम नहीं था जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करे। तो लिख दो स्टमक के आगे, इन स्टमक नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर हेयर। नो digestion of carbohydrates occur here because no such enzymes are present. No digestion of carbohydrates occur here because no such enzymes are present. ठीक है, अब लिखो नंबर 3 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बोल रही हूं, कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। बकल कैविटी में हुआ, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब आ गए नंबर 3 पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखो, इसके अंदर ए पार्ट बाइल जूस। अब याद करो, बाइल जूस का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। तो लिख दो नो रोल, बाइल जूस के आगे नो रोल इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। बाइल जूस के आगे नो रोल इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब लिखो बी पार्ट, पेनक्रियाटिक जूस। बी पार्ट पेनक्रियाटिक जूस। सुनना पहले ध्यान से। देखना, पेनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का जो एंजाइम था उसका नाम था पेनक्रियाटिक अमाइलेज, या इसको अमाइलोप्सिन कहते हैं। ये बचे हुए अप्रॉक्स 70% स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा। इस एंजाइम को कोई एक्टिवेटर नहीं चाहिए। देख रहे हो, मैंने कोई एक्टिवेटर नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन इसे अपने एक्शन के लिए अप्रॉक्स pH 8 चाहिए। बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस तीनों जब मिक्स हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लगभग pH कितना हो जाता है? 8, यानी कि अल्कलाइन। तो सलाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज में कुछ डिफरेंसेस हैं, एक्टिवेटर्स का और pH रिक्वायरमेंट का। लेकिन इसने भी स्टार्च को तोड़कर सेम प्रोडक्ट बनाए, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो अब लिखो पेनक्रियाटिक जूस के आगे, इट कंसिस्ट ऑफ
pancreatic amylase. It consists of pancreatic amylase, which causes digestion of the remaining 70% starch in food, which causes digestion of the remaining 70% starch in food. फिर से ये इक्वेशन लिखोगे पूरा, जैसे मैंने लिखा था पूरा लिख दो। फिर से माल्टोज के ब्रैकेट में लिखोगे डाइमर ऑफ ग्लूकोज, आइसोमाल्टोज के ब्रैकेट में लिखोगे डाइमर ऑफ ग्लूकोज, और अल्फा डेक्सट्रिन्स के ब्रैकेट में चेन ऑफ 8 to 10 ग्लूकोज। सब चीजें सेम सेम लिखोगे। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया बी पार्ट पेनक्रियाटिक जूस। अब लिखो सी पार्ट इंटेस्टिनल जूस। सी पार्ट इंटेस्टाइनल जूस। इसके आगे लिख दो इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। इट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। चलो अब देखो यहाँ पर, अभी तक हम फिलहाल क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब जब इंटेस्टाइन में पहुंचा है फाइनली टूटी हुई चीजें, तो वो क्या क्या हैं। माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन। ये 3 चीजें तो हैं ही। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने मिल्क कंज्यूम किया तो मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, वो भी सीधा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और जो घर में हम चीनी खाते हैं ना, जो शुगर केन से एक्सट्रैक्ट होती है, जिसे हम केन शुगर या घर में खाने वाली टेबल शुगर कहते हैं, उसके अंदर जो शुगर है वो है सुक्रोज। तो एक कॉमन मैन के अंदर फाइनली ये 5 चीजें पहुंची हुई हैं। अब देखो, माल्टोज के लिए एंजाइम था माल्टेज, आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज, और टूटकर मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अभी अभी तो लिखा कि माल्टोज और आइसोमाल्टोज डाइमर ऑफ ग्लूकोज हैं, तो जब तोड़ोगे तो 2-2 ग्लूकोज ही तो मिलेंगे उसमें से। और ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, यानी कि मोनोसैकेराइड है, जिसको आप डायरेक्ट ब्लड में एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो माल्टोज के लिए माल्टेज था, याद करो हमने लिस्ट बनाई थी। आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज है, और मिलेगा क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अल्फा डेक्सट्रिन्स के लिए एंजाइम है अल्फा डेक्सट्रिनेज, इससे मुझे 8 से 10 ग्लूकोज मिलेंगे। ये मैं शॉर्ट में ग्लूकोज लिख रही हूँ क्योंकि अल्फा डेक्सट्रिन चेन ऑफ 8 to 10 ग्लूकोज था। लैक्टोज को तोड़ने वाला था लैक्टेज, इससे मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। और सुक्रोज को तोड़ने वाला है सुक्रेज, या इसे कहते हैं इन्वर्टेज, इससे मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
अब जो है पक्का इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वाला पेज खोल लेना साथ साथ। इंटेस्टिनल ग्लैंड वाले पेज पर देखो, आपने एंजाइम्स की एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट को अगर आपने याद कर लिया है अभी तक, तो आपको सब याद आ जाएगा। ये पूरी लिस्ट हमने लिखी थी। अब हम उन्हीं एंजाइम्स का बस एक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपने सी पार्ट लिखा इंटेस्टिनल जूस, और उसके आगे लिखा कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। अब उसके नीचे ये पूरा लिस्ट बना लो। नंबर 1, माल्टोज को तोड़ा माल्टेज ने, मिले 2 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज। आइसोमाल्टोज को भी तोड़ा आइसोमाल्टेज ने, फिर से 2 ग्लूकोज मिले। अल्फा डेक्स्ट्रिन को तोड़ा अल्फा डेक्स्ट्रिनेज ने, 8 से 10 ग्लूकोज मिले। फिर लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को तोड़ा लैक्टेज ने, 1 ग्लूकोज मिला और दूसरा गैलेक्टोज मिला। और आखिरी में सुक्रोज को तोड़ा सुक्रेज ने, जिसको इन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं, और उससे मिला ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये सब लिख लिया। आखिरी में लिख दो ग्लूकोज कॉमा गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज are simplest form of carbohydrate, are simplest form of carbohydrate, that is monosaccharide. Simplest form of carbohydrate, that is monosaccharide. So directly absorbed into blood circulation. So directly absorbed into blood circulation. ठीक है, ये हमने खत्म किया नंबर 1, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब करेंगे स्टार्ट नंबर 2, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हाँ जी, अब फिर से लिखेंगे नंबर 1, इन बकल कैविटी। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के अंडर लिखोगे फिर से नंबर 1, इन बकल कैविटी। याद करो, बकल कैविटी में और स्टमक में कोई एंजाइम नहीं था जो डीएनए या आरएनए को तोड़े, और ना ही बाइल जूस का यहाँ कोई रोल था। तो इधर हमें सिर्फ मेंशन करना है इतनी बात कि पेपर में कल को पूछ ले, इन बकल कैविटी डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डन बाय, तो हमारा जवाब होगा इट इज नॉट डन बिकॉज देयर आर नो एंजाइम्स फॉर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ठीक है, तो क्या लिखा नंबर 1, इन बकल कैविटी। इसके आगे लिख दो नो डाइजेशन अकर्स हेयर। नो डाइजेशन अकर्स हेयर। नंबर 2, इन स्टमक। नंबर 2, इन स्टमक। इसके आगे भी लिख दो नो डाइजेशन। नो डाइजेशन। नंबर 3, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 3, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर लिखो ए पार्ट बाइल जूस। ए पार्ट बाइल जूस। बाइल जूस के आगे लिख दो नो रोल। नो रोल। बी पार्ट लिखो पेनक्रियाटिक जूस। बी पार्ट
पेनक्रियाटिक जूस। इसके आगे लिखो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियेजेस, डीएनए और आरएनए। ऐसे लिखते जाना। पेनक्रियाटिक जूस के आगे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियेजेस, डीएनए और आरएनए। अब लिखो सी पार्ट, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस के आगे लिखोगे इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटिडेज एंड nucleosides, consist of nucleotides and nucleosides। इसके आगे लिखोगे राइबोन्यूक्लियोटिडेज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटिडेज। सिमिलरली राइबोन्यूक्लियोसाइडेज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइडेज। पहले लिख दो ये सब। इंटेस्टिनल जूस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटिडेज और न्यूक्लियोसिडेज। न्यूक्लियोटिडेज में दो हैं, राइबो और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटिडेज, और न्यूक्लियोसिडेज में भी राइबो और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसिडेज। ठीक है, अब इन सब का मैं मतलब समझा रही हूं। देखो, न्यूक्लिक एसिड दो ही हैं, डीएनए और आरएनए। तो अगर हम पहले आरएनए का डाइजेशन समझें, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, सुनना ध्यान से। पहले आरएनए का फुल फॉर्म याद करो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने राइबो न्यूक्लिक एसिड को, आरएनए को सबसे पहले तोड़ा आरएनए से, तो मुझे मिले राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसी बात को उल्टा पढ़ूं, अगर मैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करूं, पॉलीमर बनाना शुरू कर दूं, तो इसके पॉलीमर को ही आरएनए कहते हैं। तो फिलहाल मैं इनको तोड़ना सीख रही हूं। तो आरएनए के ऊपर आरएनएज ने एक्शन करा तो मिले राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब इसके ऊपर अटैक किया दूसरे एंजाइम ने, राइबो न्यूक्लियोटिडेज, तो बना राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सबसे पहले राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्शन हुआ राइबो न्यूक्लियोटिडेज का, तो बना राइबो न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब राइबो न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अटैक किया राइबो न्यूक्लियोसाइडेज, और राइबो न्यूक्लियोसाइडेज ने जब इसको तोड़ा तो मिला नाइट्रोजनस
बेस प्लस पेंटोज शुगर। पहले एक बार समझ लो ठीक से, फिर नोट डाउन करना। आरएनए को तोड़ा आरएनएज ने, उससे मिले राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर अटैक किया राइबोन्यूक्लियोटिडेज ने, और उससे मिला राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोसाइड अभी भी कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर अटैक किया राइबोन्यूक्लियोसाइडेज ने, मतलब इसको तोड़ने वाला एंजाइम। फाइनली मुझे एक बेस मॉलिक्यूल मिला जिसमें नाइट्रोजन है, तो उसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और मुझे 5 कार्बन की एक शुगर मिली, उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। इस शुगर का नाम है राइबोज। तो अगर मैं उल्टा पढ़ूं, मैं राइबोज और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ती हूं तो मुझे ये मिलता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ती हूं तो मुझे ये मिलता है, और इनको पॉलीमराइज करती हूं तो आरएनए मिलता है। तो अभी हम जोड़ नहीं रहे, अभी हम तोड़ रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या हुए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो ये 3 फाइनल कंपोनेंट्स हैं इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। ध्यान से देख लो इसे, फिर डीएनए का आप लोग खुद ही लिख दोगे फटाफट से। ये लिखा? अब बिना इसको देखे एक बार खुद से डीएनए लिखना शुरू कर देना। देखो, डीएनए को तोड़ने वाला डीएनए, समझ आ रहा है? तोड़कर जो मिलेगा उसे मैं कहूंगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। सिर्फ डीऑक्सी नाम जोड़ रहे हैं क्योंकि डीएनए का ही फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो डीऑक्सी लगा देंगे बस नाम में। तो इसको तोड़ा डीएनए ने, मिला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट एंजाइम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटिडेज, इससे मिला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको तोड़ने वाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइडेज, तोड़ करके मिला नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। तो मैं रिपीट कर रही हूं, डीएनए को तोड़ा डीएनएज ने, मिला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। उसको तोड़ा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटिडेज ने, उससे मिला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको तोड़ा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइडेज ने, और उससे मिला नाइट्रोजनस बेस प्लस 5 कार्बन वाली शुगर, और इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। तो अब आप दोनों को ध्यान से कंपेयर करोगे। आरएनए और डीएनए में बाकी सब बातें सेम थी सिवाय शुगर के। आरएनए में राइबोस शुगर है, डीएनए में
डीऑक्सीराइबोज शुगर है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दोनों में क्या है, सेम। और यहाँ भी एक की कहानी याद हो गई, दूसरे में बस डीऑक्सी डीऑक्सी लगाना है। तो अभी हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया और ये सेकंड खत्म किया है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे और फिर हम फर्दर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो और अपने डाउट साथ साथ लिखते जाओ। थैंक यू।